कहानी की शुरुआत होती है पुलिस से भागते हुए एक चोर को दिखाते हुए, जिसका नाम मैक था। मैक भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां की रास्ता बंद था। वह थक हार कर वहीं बैठ जाता है और फिर वहां से भागने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि आज उसकी शामत आई है। उसके पैर से काफी खून निकल रहा था और तभी मैक देखता है कि उसके खून के बूंदें अपने आप आसमान में उड़ रही थी। और तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसने कि अपना चेहरा हुडी से ढका हुआ था। वह रहस्यमय आदमी मैक को बताता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूं अगर तुम मेरा कहना मानो तो। मैक के पास भी कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वह उस आदमी का कहना मान लेता है। वह रहस्यमय आदमी अपने हाथों को दूर रख के ही मैक को उठा देता है, जैसे कि उसके पास कोई शक्तियां हो। इसी के दौरान धीरे धीरे मैक का शरीर लाल होता जाता है, जिसके बाद हम वहां की पुलिस को देखते हैं जो कि मैक को ढूंढ रही थी। पुलिस वहां तक जब तक पहुंचती है तब तक वहां का माहौल खून से रंगा हुआ था। जिस दीवार पर मैक को उठाया गया था, मानो उस दीवार से खून की नदियां बह रही हों, जिसके तुरंत बाद से वहां पर मानो लोग पागल से हो जाते हैं, एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। धीरे धीरे वह शहर आग के चपेट में आकर तबाह हो जाता है, लेकिन उस रहस्यमय आदमी के शरीर में कोई भी हलचल नहीं थी। वह यह सब शांति पूर्वक देख रहा था, मानो कि उसे सब कुछ पता हो कि क्या हो रहा है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि जो भी अभी तक हमने देखा यह सब एक विजन था, जो कि एक चैन नाम के एक मॉक को आया था। वह तुरंत ही अपना सामान पैक करता है और अपने गुरु से आज्ञा लेकर वहां से प्रस्थान करने की बात करता है। वह बताता है कि मेरे पिता, जिन्हें कि नेक्रोमेंसन कहा जाता है, कि वह अभी धरती पर आ गए हैं। हो न हो वह कुछ गलत करने वाले हैं। मैं आपसे यही आज्ञा चाहता हूँ कि मैं किसी तरह जाकर यह सब रोक सकूं। जिसके बाद कहानी की आगे हम जेक नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए बैंकॉक गया हुआ था, ताकि वह अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन जैक के ऑफिस का फोन लगातार आ रहा था। उसकी वाइफ प्रैंक उसे बताती है कि हम यहाँ फैमिली वेकेशन पे आए हैं, इसीलिए तुम अपना फोन साइलेंट ही कर दो। वे दोनों ऐसी बात कर ही रहे थे, तभी प्रैंक पीछे मुड़कर देखती है कि उसकी बेटी वहाँ पर थी ही नहीं, कहीं गायब हो गई थी। वे दोनों फैलकर पूरे शहर में उसे ढूंढते हैं, तब जाकर आखिरकार वह एक पुल पर चैंग के साथ मिलती है। चैंग जेक से ऐसी बातें कर रहा था जैसे कि वह उसे पहले से जानता हो। चैन ये भी बताता है कि हम लोग दोबारा फिर मिलेंगे, और उसने जैक को कीपर ऑफ द गेट का भी नाम दिया। वह जेक को मना भी करता है कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ कुछ घटनाएं हो सकती हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखना। लेकिन जेक यह सब हल्के में ले रहा था। उसे लग रहा था कि यह कोई पागल होगा, और वह अपनी फैमिली के साथ मॉल में चला जाता है, जहाँ पर वे तीनों आइसक्रीम खा रहे थे। तभी उसकी बेटी जोई के ऊपर आइसक्रीम गिर जाती है। प्रैंक कहते हैं कि मैं जाकर इसे बाथरूम में धुलाती हूँ। इसी के तुरंत सीन में हम मैक को देखते हैं, जो कि उसी मॉल में आया था। पहले तो वह एक आदमी से टकराता है और वह उसे सॉरी बोलकर एक लॉलीपॉप देकर उसे जाने के लिए कहता है। जब वो आदमी वहाँ से जा रहा था, तभी मैक अपनी बंदूक निकालकर उसे मार देता है। मैक लगातार सबके ऊपर फायरिंग करता जा रहा था। जो भी उसके सामने आता वह उसे गोलियों से छल्ले कर देता। इसी की वजह से वहाँ पर अफरा तफरी मच गई और सभी लोग मॉल से बाहर निकलने लगे थे। जेक भी बाथरूम की ओर जाता है जहाँ पर प्रैंक गई हुई थी। जेक उनसे मिलने के बाद प्रैंक और जोई को वॉशरूम में बंद कर देता है और कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं लोगों की मदद करके आता हूँ। जेक इन सब के दौरान वहाँ पर छुपते हुए घूम रहा था। जब मैक का ध्यान कहीं और था, तब जेक अपनी बंदूक निकाल के उसके पीछे से तान देता है। सिर पर बंदूक होने के बाद मैक थोड़ा भी नहीं डरता, जैसे कि उसको इस बात का कोई डर भी ना हो। जेक तुरंत ही बंदूक से गोली चला देता है, लेकिन अब भी मैक एकदम बेपरवाह था। उसे इस बात की चिंता भी नहीं थी कि उसे गोली लगी हुई है। ऊपर से वह जेक को थैंक यू कहता है कि उसने उसको गोली मारी, क्योंकि उसका जितना काम था वह पूरा हुआ। जिसके बाद मैक का शरीर लाल अंगार से भर जाता है और वह एकाएक ब्लास्ट कर जाता है। पूरे मॉल में ऐसी आग लग गई कि मानो कोई परमाणु बम दगा हो।
धीरे धीरे आसपास की बिल्डिंगें भी उस आग से जलने लगी और उससे निकलने वाला धुआं मानो एक कंकाल की खोपड़ी की तरह लग रहा था। और इधर प्रैंक भी अपनी बेटी को बाहर निकाल के मॉल के बाहर जाती है। वह बाहर पहुंची हुई थी, तभी वह देखती है कि लोग पागल से हो गए हैं, एक दूसरे को ही मार रहे हैं। यह सब देखकर प्रैंक को लगा कि इससे सेफ तो वह मॉल ही है, इसीलिए वह वापस मॉल के अंदर आ जाती है। इसी के दौरान अचानक एक आदमी प्रैंक के सामने आ जाता है। वह पागल से उसकी ओर दौड़ता है, तभी प्रैंक वहां रखे पुतले के हाथ को लेकर उससे उसे मार देती है। जिसके बाद वे दोनों एस्केलेटर की तरफ भागते हैं, लेकिन वे सभी उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। प्रैंक अपनी बेटी को स्लाइडर से भेजकर और खुद सीढ़ियों से आने लगी और सामने आ रहे उन सब से लड़ती थी जो कि उस पर अटैक कर रहे थे। तभी प्रैंक की बेटी को एक आदमी पकड़ लेता है और प्रैंक तुरंत ही वहां पहुंचकर उस आदमी को उसी नकली हाथ से मारती है जो कि उसने पुतले से लिया था। वे दोनों फिर से किसी तरह अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग निकलती हैं। भागते भागते वे आखिरकार पीछे के दरवाजे से बाहर निकलती हैं। उनके सामने एक बस थी। जैसे ही बस का ड्राइवर नीचे उतरता है, वैसे ही एक आदमी आकर उसे मारने लगता है। यह सब देख करके प्रैंक वहां से भाग निकलती है। काफी देर भागने के बाद वह जाकर एक ग्रोसरी के स्टोर पर छुप जाती हैं। प्रैंक अपने फोन को निकालती है और जैक को फोन लगाती है, लेकिन वहां पर नेटवर्क ही नहीं था। वह उस स्टोर के फोन को ट्राई करती है, लेकिन वह भी बंद था, मानो कोई पूरी इंटरनेट सर्विस ही बंद हो गई हो। इसी के दौरान एक आदमी उस ग्रोसरी स्टोर में आता है। देखने से वह तो पागल लग रहा था। जोई लगातार उससे बचते हुए अपनी पोजीशन बदल रही थी, लेकिन जोई कितना सहन कर पाती। जब उसने एक लाश को देखा तब वह चिल्ला पड़ी। उस आदमी ने जोई को देख लिया। जैसे ही वह आदमी जोई के ऊपर हमला करने वाला था, वैसे ही पीछे से आकर प्रैंक उसे मार गिराती है और फिर से वहां से भाग निकलते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेक और एरिक को दिखाते हुए। वे दोनों एक सदमे में थे कि वहां पर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ और वे दोनों जिंदा कैसे हैं। काफी दूर वहां पर घूमने के बाद और वहां पर जांच करने के बाद जेक को वहां पर एक औरत दिखाई देती है। वह जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसका डरावना चेहरा उन दोनों के सामने आ जाता है। एरिड उसके काफी पास था और उसके हाथ में चाकू भी था। वह तुरंत ही एरिड के ऊपर झपट्टा मार के उसके शरीर को चाकू भोंक भोंक कर उसे मार देती है। यह सब देखकर जैक उसके ऊपर लगातार गोली चला रहा था, लेकिन मानो उसके ऊपर उस गोली का कोई असर ही नहीं और वह औरत जेक पर भी हमला कर देती है। जेक उसे मार के बेहोश कर देता है और वहां से निकलने लगता है, लेकिन वह लड़की इतनी जल्दी मरने वाली नहीं थी। जेक जैसे ही वहां से निकल रहा था, वह देखता है कि क्योंकि वह लड़की बार बार जेक के सामने आ जा रही थी। जेक दौड़ते हुए जाकर बाथरूम में देखता है, वहाँ पर उसकी फैमिली नहीं थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रैंक और जोई को दिखाते हुए, जो कि अभी बस स्टॉप पर पहुंची थी, जहाँ पर कई सारे बस खड़े थे और वहाँ पर भी लोग पागल हुए पड़े थे। वे दोनों चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी जोई को वहाँ पर एक बस दिखाई देती है जिसमें कि नॉर्मल लोग थे। प्रैंक और जोई तुरंत ही जाकर के उस बस में बैठ जाते हैं, लेकिन वह ड्राइवर बताता है कि यह बस चल नहीं सकती क्योंकि इसकी चाबी वहाँ बाहर पड़े उस बैग में है और उसके लाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। लेकिन प्रैंक बाहर निकलकर तुरंत ही उस बैग को लेकर आती है। वह जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचती है, वैसे ही एक आदमी आकर उसे पकड़ लेता है। इससे पहले उसने चाबी दे दी थी। तभी उसी बस से एक पैसेंजर निकलकर प्रैंक को बचाता है, लेकिन वह उन सब के बीच फंस ही जाता है और वे सभी वहां से बस निकाल के आगे बढ़ने लगते हैं। कितना दूर जा सकते थे। रास्ते में काफी सारी गाड़ियां क्रैश हुई थी, जिससे कि पूरा रास्ता ब्लॉक था। इसलिए प्रैंक और जोई एक बार फिर से रास्ते से होते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वह जाकर अपने होटल पे पहुंच जाती हैं, जहां पर वे सभी रुके हुए थे। अंदर जाने के बाद उन्हें पता लगता है कि वहां पर भी डरावना मंजर था। हर जगह लाश बिखरी पड़ी थी और इसी के बीच कई सारे लोगों से प्रैंक का सामना भी होता है, लेकिन वह बचते बचाते हुए आखिरकार अपने रूम में पहुंच जाती है। जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो वहां का मंजर एकदम डरावना था। पूरा शहर आग की चपेट में आकर तबाह हो चुका था। जिसके बाद हम जेक का सीन देखते हैं, जहां पर वह अकेला उसी मॉल में अभी भी घूम रहा था। वहां पर अजीब गरीब चीजें हो रही थी और वह लड़की उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी।
तभी जेक देखता है कि वह औरत एक खून की नदी की तरह बह रहे पोर्टल के पास जाती है और उसी के अंदर समा जाती है। जेक को भी वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, इसीलिए वह भी उसी पोर्टल में चला जाता है। उसके अंदर जाने के बाद वह तुरंत ही मॉल से निकलकर बस स्टॉप पर चला जाता है। वहाँ का माहौल एकदम सुनसान था। जैसे ही वह अपना सिर ऊपर करता है, एक बड़ा सा दानव उसी बिल्डिंग के ऊपर से उसे झांक रहा था। वह दानव जेक के पीछे पड़ जाता है और जेक अपनी जान बचाते वहां से इधर उधर भागने लगता है। जेक गली गली भाग रहा था ताकि वह उसका पीछा ना कर सके, लेकिन वह दानव उनकी दीवारों को गिराते हुए उसके पीछे पड़ा रहता है। तभी भागते हुए गली में एक दरवाजा खुलता है और चैन जेक को अंदर खींच लेता है। चैन जेक को बताता है कि तुम एक ऐसी दुनिया में हो जो कि ना ही स्वर्ग में है ना ही नर्क में। इस जगह पर वे आत्माएं होती हैं जो कि अपना रास्ता भटक जाती हैं। चैन जेक से बताता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम एक गेट कीपर हो। जैसे ही तुमने मैक को मारा वैसे ही वहाँ पर एक पोर्टल खुल गया जिससे कि दो दुनिया के बीच रास्ता बन गया और इन सब के पीछे हाथ मेरे पिता का है जिसे कि नेक्रोमैन कहा जाता है। चैन उसे यह भी बताता है कि जैसे तुमने गेट को खोला है वैसे तुम ही इस गेट को बंद कर सकते हो। जेक को अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा सब हो रहा है। चैन उसे बताता है कि तुम्हारा जन्म ब्लड मून के नीचे हुआ था, इसी की वजह से तुम्हारे अंदर ऐसी शक्तियां हैं। जेक को अभी भी अपनी फैमिली की ही चिंता थी, लेकिन चैन उसे बताता है कि अपने परिवार के साथ साथ तुम्हें इस दुनिया को भी बचाना होगा, नहीं तो यह दुनिया धीरे धीरे पागल हो जाएगी और पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। इस दुनिया को बचाने का पहला कदम है उस मैक को ढूंढना। वे दोनों मैक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जिस पर चैन अपनी पास्ट की कहानी सुनाता है कि कैसे उसके पिता अपने गुरु की ही किताब चुराकर उसके कई सारे मंत्रों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसी के दौरान वो अपने ही शरीर को खो बैठते हैं। इसीलिए मेरे पिता ने मेरे शरीर में अपनी आत्मा डालने की कोशिश की, लेकिन पीछे से मेरी माँ आ जाती है और वो ऐसा होने नहीं देती। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान जितने भी मेरा पिता के ज्ञान के अंदर की बातें थी वह सब मेरे दिमाग में आ गई थी। अब मैं अलग अलग पोर्टल खोलकर अलग अलग दुनिया में जा सकता हूँ। तभी जेक को याद आता है कि उस बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ था, क्या मेरी मौत हो गई है? चैन कहता है हाँ, लेकिन तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। जेक और चैन जब मैक को ढूंढ रहे थे तभी उनके पीछे एक उड़ने वाला राक्षस पड़ा हुआ था जो कि उनका पीछा कर रहा था। वे दोनों उससे बचते हुए एक बिल्डिंग में जाकर छुप जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद वे सभी देखते हैं कि वहाँ पर उसी की तरह कई और सारे उड़ने वाले राक्षस थे। जब राक्षस उन पर हमला करने लगे तो चैन ने अपनी मार्शल आर्ट का उपयोग करके उन सबको मार गिराया, लेकिन वे सभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसलिए चैन मौका पाते हुए वहीं पर एक पोर्टल खोल देता है और अब वे दोनों असली दुनिया में आ जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद जेक एक शीशे में देखता है कि वह जेक का शरीर था ही नहीं बल्कि आयरिट का शरीर था। जिसके बाद चैन उसे एक अपनी पुरानी बंदूक देता है जिसमें कि खास कार की गोलियां भी थी और एक स्पेशल चाकू भी देता है और कहता है ये दोनों हथियार मैक और नेक्रोमेंसर को मारने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। इसी के दौरान हम देखते हैं कि मैक ने जेक को शरीर को अपने वश में कर लिया था और अब वह जेक की फैमिली के पास पहुंच चुका था। व्यवहार से तो प्रैंक को उसका बर्ताव ठीक नहीं लग रहा था। तभी अचानक से वहां का कॉल बजने लगता है। मैक फोन कॉल को रिसीव करके कुछ लिखता है। तब तक वहां पर जेक और चैन भी पहुंच चुके थे। कमरे में देखने पर वहां पर कोई नहीं था। चैन को वहां पर एक नोट मिलता है, जिसके बाद जैक ऊपर से नीचे देखता है तो प्रैंक और जोए स्विमिंग पूल के पास थे। वह तुरंत ही चैन के साथ नीचे जाता है, लेकिन प्रैंक और जोए जेक को पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि वह एरिड के शरीर में था। और इसी के दौरान मैक ने जेक को पीछे से मार देता है और दोनों के बीच लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। जेक उस खास बंदूक को निकालकर मैक को मारने वाला था, लेकिन बंदूक हाथ से छूटकर काफी दूर गिर जाती है। वे दोनों लड़ते लड़ते पानी में चले जाते हैं, जहाँ पर जेक अब उस चाकू को निकाल के मारने वाला था। तभी प्रैंक उस बंदूक को निकाल के जेक के ऊपर ही तान देती है। वे दोनों अपने आप को असली जेक बता रहे थे, लेकिन उन दोनों को समझ में आ नहीं रहा था कि असली जेक कौन है। इस पर जोए उन दोनों से एक सवाल पूछती है कि आखिर कौन सा इशारा है जो उसके पिता एक वादा देने के लिए करते हैं। एरिड का इशारा असली वाला था। जैसे प्रैंक मैक के ऊपर बंदूक तान के चलाती है, लेकिन गलती से वह गोली मिस हो जाती है और वे दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद एक बार जेक फिर से किसी और दुनिया में चला आता है और उसके पीछे राक्षस पड़ जाते हैं। इधर मैक
प्रैंक के हाथ से बंदूक लेकर वहाँ पर एक पोर्टल खोलता है और प्रैंक और जोए को इसके अंदर आने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक को चैन बचा लेता है और चैन उसी चिट्ठी को दिखाता है जो कि उसने होटल में छोड़ी थी। उसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था। वे दोनों उस एड्रेस का पीछा करते हुए एक सुनसान इलाके में उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पर उन सब का मेन सोर्स था। वहां पर आग जल रही थी और मैक भी यहां पर प्रैंक और जोए को भी लेकर आता है जहां पर नेक्रोमैन भी था। नेक्रोमैन जोए के शरीर को हवा में उठाकर आखिरी बलि देने वाला था, लेकिन उसी के दौरान जेक की एंट्री होती है और वहाँ पर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। काफी देर वहाँ पर लड़ाई ही होती रहती है। जेक उन सब से लगातार लड़ता जा रहा है और सबके ऊपर चाकू से वार करता जा रहा है। अब जेक मैक को भी मारने वाला था। मैक उस बंदूक को सामने तान देता है, लेकिन जेक उस बंदूक को नीचे गिरा देता है और प्रैंक उस बंदूक को उठा लेती है नेक्रोमैन से जोए की जान बचाने के लिए। इसीलिए प्रैंक उस पर बंदूक चला देती है। तभी पीछे से प्रैंक के ऊपर एक हमला करता है। प्रैंक ने अपने आप को बचाते हुए जेक के ऊपर वह बंदूक फेंक देती है। जेक तुरंत ही उस बंदूक को पकड़ के मैक को मार देता है। जिसके बाद चैन नेक्रोमैंसन के सामने आकर उसका ध्यान भटकाने लगता है ताकि जेक पीछे से आकर उस विशेष खंजर से हमला कर सके जो कि चैन ने उसे दिया था। मरते मरते नेक्रोमैंसन उसे बताता है कि गेट को बंद करने का एक ही तरीका है। जेक को उस गेट के अंदर जाना होगा, लेकिन वो वापस कभी भी नहीं आएगा। जेक अपनी फैमिली से आखिरी बार विदा लेता है और ना जाते हुए भी उस गेट के अंदर चला जाता है। जब जेक की बॉडी पूरी तरीके से जलकर राख हो जाती है तब वहाँ पर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और जब प्रैंक ने जोए को उसकी दादी के पास छोड़कर उसने ये ठान लिया कि वह अभी भी जैक को वापस ला के रहेगी। और इसी सस्पेंस स्टोरी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।